वेलकम टू पनेशे टूटर। बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड, नाम तो सुना ही होगा। जी हां, फिल्मी जगत का काल्पनिक किरदार जिसने लोगों का खूब मनोरंजन किया, जिसने देश और दुनिया को दुश्मनों से भी बचाया। इंडियन फिल्म जगत में भी एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है। ऐसे जासूसी बेस्ड मूवियों ने लोगों का खूब मनोरंजन किया। मैं आपको आज रियल में इंडियन जेम्स बॉन्ड से मिलवाऊंगा, जिसने अपने साहस और समझ से ऐसे ऐसे साहसी कारनामे कर दिए कि लोगों के उन किस्सों को सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहते हैं जो हर बाल के खाल निकाल दे उसे अजीत डोभाल कहते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं इंडियन जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल की। डोभाल रियल लाइफ के सुपर स्पाई हैं, जिनके कहानियां सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिन्होंने आईपीएस ज्वाइन की और 37 वर्षों तक नौकरी की, लेकिन उसमें से सिर्फ 7 वर्ष तक ही वर्दी पहनी, बाकी के समय एज ए जासूसी ही काम किया उन्होंने। अपने पूरे जासूसी के कैरियर में वो मोची बने, भिखारी बने, रिक्शा वाला बने और देश में ऐसे ऐसे कारनामे किए जिनकी मिसालें स्पाई जगत में दी जाती हैं। इनकी पर्सनैलिटी ऐसी कि सामने वाले के अंदर तक झांक ले और कन्विंसिंग पावर ऐसी कि उसके डर को पहचान कर इतना बड़ा कर दे कि इनके झांसे में आ जाए। रफ्तार ऐसी कि चीता भी पीछे रह जाए और अलर्टनेस ऐसी कि परिंदा भी पर न मार सके। दोस्तों, जनरली लोग आईएएस आईपीएस बनने के बाद आराम की जिंदगी सोचते हैं, लेकिन इन्होंने आईपीएस बनने के बाद देश के लिए जान की बाजी लगाने का फैसला किया। इसीलिए इन्हें जाबाज कहते हैं। अजीत डोभाल 5वें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं और पहले ऐसे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं जिन्हें कैबिनेट रैंक का दर्जा दिया गया है। इनकी पावर ऐसी कि सुनने में आता है कि प्राइम मिनिस्टर के बाद इन्हीं का नंबर आता है। फ्रेंड्स, हाल में इन्होंने ऑपरेशन ऑक्टोपस किया। 270 से ज्यादा पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लोगों को या तो डिटेन किया या अरेस्ट किया बिना किसी गड़बड़ी के। ऐसी शख्सियत हैं अजीत डोभाल। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में बात करेंगे अजीत डोभाल के बायोग्राफी के बारे में, उन्होंने जो अलग अलग सेंसिटिव पोजीशनें होल्ड की उसके बारे में, उनके एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्शन और साहसी कारनामे और अचीवमेंट के बारे में जिन्होंने उन्हें इंडिया का जेम्स बॉन्ड बना दिया। अंत में हम बात करेंगे उनकी बीजेपी के साथ अटैचमेंट और खास तौर पे नरेंद्र मोदी के साथ उनकी नजदीकियों के। फ्रेंड्स, हमारा जोश हाई होता जा रहा है। लगातार हमारी वीडियो जो हैं कामयाब होती जा रही हैं, वो आपकी बदौलत से। फ्रेंड्स, इसलिए अगर आप चाहते हैं कि रेगुलर आपको हमारे ऐसे वीडियो मिलते रहें तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को। अब बात करते हैं अजीत डोभाल के बायोग्राफी, उनके फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशन और आईपीएस बनने के सफर तक। 20 जनवरी 1945 को अजीत डोभाल का जन्म उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के एक गांव में एक ब्राह्मण फौजी के घर में हुआ। शुरू से ही इनके अंदर देशभक्ति कूट कूट के भरी हुई थी। शुरू की पढ़ाई इनकी अजमेर के मिलिट्री स्कूल में हुई। बाद में इन्होंने आगरा से इकोनॉमिक्स में मास्टर की। 1967 में इन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की और 1968 के पहले ही अटेम्प्ट में ये आईपीएस बन गए। आईपीएस बनने के बाद इनको कार्डर मिला केरल का। तो शुरू में ही इन्होंने 4 स्टेट देखी। जन्म उत्तराखंड में हुआ, पढ़ाई राजस्थान में हुई और मास्टर इन्होंने यूपी में की और फाइनली नौकरी लगी केरल में। केरल के कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट में बतौर एएसपी इन्होंने काम संभाला। उसी दौरान केरल के थालेसरी में कम्युनल राइट चल रहे थे। लोग एक दूसरे को लूट रहे थे। मामला संभल नहीं रहा था। तभी अजीत डोभाल को बुलाया गया। अजीत डोभाल 2 दिन तक थालेसरी में घूमे, राइट के जिम्मेवार लोगों से मिले और उन्हें गिरफ्तार किया और 2 दिन के अंदर ही उन्होंने इंफॉर्मेशन निकलवाई और लूट का माल एक दूसरे को वापस किया और बहुत ही जल्दी मामला शांत कर दिया। इतनी जल्दी कामयाबी, उनकी ये जो अचीवमेंट है यहां तक नहीं रुकी। इनकी अचीवमेंट की खबर दिल्ली तक पहुंच गई। इनके काम करने का तरीके का लोहा इनके साथ में रहने वाले लोगों ने भी माना और दिल्ली तक भी इसका असर हुआ। बहुत ही जल्दी इनके कारनामों की वजह से इन्हें दिल्ली बुला लिया गया। दिल्ली में इन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो को ज्वाइन किया। बहुत ही जल्दी ये ऑपरेशन हेड बन गए। उसके बाद
कई इन्होंने ऑपरेशन लीड किए, इन्हें ऑपरेशन मैन कहा जाने लगा। फाइनली 2004-05 में इन्हें आईबी का मुखिया बना दिया गया, आईबी का डायरेक्टर बना दिया गया। 2005 के बाद ये रिटायर हो गए। 2005 के बाद ये पब्लिक डिबेट में शामिल हुए, कई अखबारों से जुड़े और नेशनल सिक्योरिटी पर ये एडवाइस करते थे। 2009 में विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन शुरू की और ये विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन जो थी एक ऐसी थिंक टैंक थी जो सिक्योरिटी पर, पॉलिटिक्स पर और इकोनॉमिक पर चर्चा करते थे। फाइनली अन्ना हजारे के मूवमेंट से भी ये बीजेपी की तरफ से जुड़े। जब 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई सेंटर में, तो इन्हें 5वां नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बना दिया गया। दोस्तों, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाई थी। ये जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है 3 टियर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सरकार को पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ से सलाह देती है। इस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का जो हेड होता है वो एनएसए होता है। इसमें 3 ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट। इसमें तीनों सेनाओं के अध्यक्ष होते हैं, रॉ आईबी के एजेंट होते हैं, प्लस इसमें होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर इसके मेंबर होते हैं। ये जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, इसी में न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी होती है जिसके पास न्यूक्लियर बटन को दबाने की पावर होती है, जो कि प्राइम मिनिस्टर के कहने पर न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल करेंगे। फ्रेंड्स, जो अजीत डोभाल हैं, इनके मेंटर माने जाते हैं एम.के. नारायणन, जो 3rd एनएसए थे। एक कहा जाता था कि अजीत डोभाल और एम.के. नारायणन सेम कार्डर में थे। अजीत डोभाल को 007 कहते थे और एम.के. नारायणन को एम कहते थे, जो अजीत डोभाल को कंट्रोल करते थे। अजीत डोभाल के एक्स्ट्राऑर्डिनरी और साहसी कारनामे और उनके अचीवमेंट्स, जिन्होंने अजीत डोभाल को इंडियन जेम्स बॉन्ड बना दिया। फ्रेंड्स, अजीत डोभाल ने जो केरल में किया, बहुत ही जल्दी उन्हें दिल्ली बुला लिया गया। दिल्ली वो आईबी के हेडक्वार्टर में काम करने लगे। तभी मिजोरम में बहुत बड़ी गड़बड़ी होने लगी। मिजोरम में 1961 से पहले सूखा पड़ा था। लोगों में आक्रोश था कि सरकार ने इस सिचुएशन को हैंडल नहीं किया। एक रिटायर्ड आर्मी हवलदार लाल डेंगा ने मिजो फ्रंट नाम की संस्था बनाई और इंडिया के खिलाफ मूवमेंट शुरू कर दिया। यह सेसेशनिस्ट मूवमेंट था, अलगाववादी मूवमेंट था और काफी हद तक वायलेंस मिजोरम में शुरू हो गई। भारत सरकार से मिजोरम हाथ से निकलता दिख रहा था। तभी मिजोरम में एक बहुत बड़े आईपीएस ऑफिसर की हत्या हो जाती है। इसकी खबर दिल्ली तक पहुंचती है। दिल्ली में बहुत बड़ा डर का माहौल बन जाता है। मीटिंग बुलाई गई। पूरे इस मीटिंग में सन्नाटा था कि अब किसे भेजा जाए। तभी अजीत डोभाल खड़े हो गए, कहा कि मैं जाऊंगा। लोगों ने मना किया। क्यों? क्योंकि अजीत डोभाल की अभी अभी शादी हुई थी। अजीत डोभाल माने नहीं और वो मिजोरम चले गए। आप हैरान होंगे, अजीत डोभाल ने वहां पर लाल डेंगा की पावर को ढूंढना शुरू किया। तभी उन्हें पता चला कि लाल डेंगा जो है 7 कमांडरों की वजह से उछल रहा है। अजीत डोभाल ने उन 7 कमांडरों को कांटेक्ट करना शुरू किया। आप हैरान होंगे, अजीत डोभाल उन 7 में से 6 कमांडरों को कन्विंस करने में कामयाब हो गए और ये 6 कमांडर अजीत डोभाल के घर आते थे और पोक खा के जाते थे। आप हैरान होंगे, उनकी वाइफ, जिन्हें पोक बनाना नहीं आता था, वो उनके लिए खाना बनाती थी। अजीत डोभाल ने यह आश्वासन दिया था इन 6 कमांडरों को कि उन्हें कुछ भी नहीं होगा। वो पूरे लाव लश्कर के साथ अजीत डोभाल के घर आते थे। अब अजीत डोभाल ने जब 7 में से 6 कमांडरों को अपने तरफ कर दिया, तब उन्होंने लाल डेंगा से नेगोशिएट करना शुरू किया। लाल डेंगा के डर को इतना बड़ा कर दिया कि लाल डेंगा जो थे वो भारत सरकार से बात करने को राजी हो गए। इस तरह से मिजो फ्रंट के साथ भारत सरकार ने एग्रीमेंट किया और लाल डेंगा बाद में मिजोरम के चीफ मिनिस्टर भी बने। इस तरह से अजीत डोभाल की कामयाबी का सफर शुरू हुआ और उनका लोहा एक बार फिर देश ने माना। इसी कामयाबी पर अजीत डोभाल को पुलिस मेडल भी दिया गया। आप हैरान होंगे, मात्र 8 वर्ष की नौकरी में एक आईपीएस को पुलिस मेडल, जो कि कम से कम 20-25 साल लग जाते हैं इस मेडल को पाने में, अजीत डोभाल को मात्र 8 वर्ष में ही मिल गया। ऐसी शख्सियत के मालिक हैं। इसके बाद बारी आई सिक्किम की। सिक्किम में चोग्याल डायनेस्टी का राज था। सिक्किम के लोग चाहते थे कि भारत में मिल जाएं। बहुत बड़े लेवल पर चोग्याल जो है लोगों का नरसंहार कर रहा था। अजीत डोभाल सिक्किम पहुंचे और उन्होंने लोगों को चोग्याल डायनेस्टी के खिलाफ भड़का दिया और बाद में सिक्किम का भारत से विलय कराया। अब बारी आती है 1980s का।
पंजाब के अंदर बहुत बड़ी गड़बड़ी चल रही थी। सिख सेपरेशन मूवमेंट चल रहा था भिंडरावाले की लीडरशिप में। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हो गया और इसके गुस्से में सिखों ने इंदिरा गांधी की हत्या कर दी। खैर, ब्लू स्टार के बाद गवर्नमेंट को काफी हद तक सबक मिला, लेकिन 1984 के बाद काफी हद तक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है अब अमृतसर में ऑपरेट करने लगी। उन लोगों को इस बात के कॉन्फिडेंस था कि सरकार, क्योंकि 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद सरकार डरी हुई है, दोबारा वो हरमिंदर साहिब में आने की हिम्मत नहीं करेगी। इसलिए पूरे भारत में एक मुहिम थी कि आप कहीं पे भी आतंकवादी घटना करो और हरमिंदर साहिब पहुंच जाओ। सिर्फ आपको अमृतसर का ही सफर तय करना पड़ता था। बहुत सारे मिलिटेंट्स जहां भी घटना करते थे उसके बाद गोल्डन टेम्पल में चले जाते थे और वो एक सेफ सेंचुरी के रूप में बन गया था और सबको ये भरोसा हो गया था कि अब तो ये भारत सरकार कर नहीं सकती। सरकार बड़ी परेशान थी। 1988 की बात थी। सरकार ने आईबी से कंसल्ट किया और अजीत डोवाल को इसका इंचार्ज बनाया गया। अजीत डोवाल ने सरकार को कॉन्फिडेंस दिलाया कि वो ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसा आउट ऑफ प्रोपोर्शन एक्शन नहीं होने देगी और बहुत शांति से ये ऑपरेशन निकाल दिया जाएगा। ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन ब्लैक थंडर रखा गया। आप हैरान होंगे, एनएसजी कमांडो राती रात उतर गए और बिना किसी को भनक दिए एनएसजी कमांडो ने पुलिस की वर्दी पहनी और अमृतसर के अंदर जहां जहां पुलिस की चौकियां थी, एनएसजी कमांडो ने उन चौकियों पर उन पुलिस वालों को रिप्लेस कर दिया। अब अजीत डोवाल एक रिक्शा वाला बनकर अमृतसर और हरमिंदर साहिब के आसपास रिक्शा चलाने लगे। लगभग 10 दिनों तक रिक्शा चलाया। जो आतंकवादी थे हरमिंदर साहिब के अंदर, उनको इन पर शक हुआ। एक दिन अजीत डोवाल ने हिम्मत दिखाई और वो अंदर चले गए और वो अंदर आतंकवादियों को ये बताने में कामयाब हो गए कि वो पाकिस्तान से आए हैं और आईएसआई के एजेंट हैं, उनकी मदद के लिए आए हैं। ऐसी कन्विंसिंग पावर थी। अब उन्होंने अंदर की इंफॉर्मेशन बाहर देनी शुरू कर दी। आतंकवादियों को भी बाहर की इंफॉर्मेशन चाहिए थी, उन्होंने बाहर की इंफॉर्मेशन अंदर देनी शुरू कर दी। अजीत डोवाल की जो पारखी नजर थी उन आतंकवादियों के डर को पहचान लिया और अजीत डोवाल ने उसी डर को बड़ा करना शुरू कर दिया। एक समय ऐसा आया कि अजीत डोवाल ने कन्विंस कर लिया आतंकवादियों को कि वो सरेंडर कर लें। आप हैरान होंगे, बिना आर्मी एक्शन के, बिना बहुत बड़े एक्शन के ये ऑपरेशन बड़े शांतिपूर्ण ढंग से खत्म हो गया। आतंकवादियों ने सरेंडर करने का इशारा कर दिया और लगभग काफी हद तक आतंकवादियों ने सरेंडर कर दिया। कुछ आतंकवादी जिन्होंने सुसाइड कर ली, साइनाइड खा ली थी। हालांकि जिन्होंने साइनाइड खाई थी वो काफी हद तक नुकसान कर सकते थे, लेकिन अजीत डोवाल थे जिन्होंने उनके डर को इतना बड़ा कर दिया कि वो दूसरों को मारने के बजाय उन्होंने खुद को मारना बेहतर समझा। ऑपरेशन ब्लैक थंडर एक सक्सेस था। अजीत डोवाल की एक फेमस लाइन यहां फिट बैठ जाती है कि हथियारों की लड़ाई बार बार लड़नी पड़ती है, बुद्धि की लड़ाई हथियारों पर भी भारी पड़ती है। अजीत डोवाल ने इसे साबित कर दिया ऑपरेशन ब्लैक थंडर के अंदर। इसके बाद अजीत डोवाल को पाकिस्तान भेजा जाता है और अजीत डोवाल वहां पर 7 वर्ष तक पाकिस्तान के अंदर रहते हैं बिना दुश्मन को भनक लगे। वहां पर अजीत डोवाल बहुत खुफिया जानकारी जुटाने में कामयाब होते हैं। अजीत डोवाल ने इवन ये भी जुटा लिया था कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर जो एस्टेब्लिशमेंट है कहां पर है। उन्हें पता तो चल गया कि यहां कुछ ना कुछ न्यूक्लियर रिसर्च से हो रहा है, मगर कंफर्मेशन नहीं थी। उनको एक बात तो समझ थी कि अगर कोई न्यूक्लियर रिसर्च से जुड़ा है तो उसके शरीर में रेडिएशन की मात्रा कंपैरेटिवली ज्यादा होगी। उन्होंने न्यूक्लियर साइंटिस्टों का पीछा करना शुरू किया और यह देखा कि ये कहां बाल कटाते हैं। फाइनली उन्होंने उन न्यूक्लियर साइंटिस्टों के कटे बाल के सैंपल लिए और उस सैंपल से पता चला कि इसमें बहुत मात्रा में रेडिएशन थी और इसी से कंफर्म हो गया कि ये कहूता जो न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है, यहां पर पाकिस्तान जो है न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। ऐसी सटीक जानकारी लेने में अजीत डोवाल कामयाब हो गए। अजीत डोवाल ने पाकिस्तान के अपनी इस जासूसी कहानी में कुछ कहा तो नहीं, लेकिन एक बात जरूर कंफर्म की कि जब वो पाकिस्तान में थे तो वो जब एक मजार पर गए तो उनको किसी ने पहचान लिया। उन्होंने कहा कि तुम हिंदू हो। अजीत डोवाल बड़े हैरान हुए। जब अजीत डोवाल ने उनसे पूछा कि आपको कैसे पता कि मैं एक हिंदू हूं, तो वो बाबा उन्हें पड़ोस में अपने घर ले गया और वहां पर उसने बताया कि मैं भी हिंदू हूं, मगर मेरे फैमिली वालों को मार दिया गया, इसलिए मैं भेष बदल कर रह रहा हूं। तुम्हारे जो कान छीदे हुए हैं इससे पता चलता है कि तुम हिंदू हो, क्योंकि हिंदुओं के ही कान छीदे जाते हैं। आप हैरान होंगे, उत्तराखंड में जनरली युवकों के कान छेद दिए जाते हैं।
अजीत डोभाल को बड़ी हैरानी हुई और उस बाबा ने अजीत डोभाल को सलाह दी कि तुम प्लास्टिक सर्जरी कराकर इस कान के छेद को छुपा लो, नहीं तो तुम्हें पहचान लिया जाएगा और तुम मारे जाओगे। अब बारी कश्मीर की। कश्मीर में आतंकवाद बड़े जोरों शोरों पे चल रहा था। बहुत दिनों से इलेक्शन नहीं हो पाए थे। अजीत डोभाल जब कश्मीर गए, वहां पर उन्होंने आतंकवादियों से मिलना शुरू किया और कुक्का पारी नाम का एक आतंकवादी था जिसके अंडर 200 से ज्यादा आतंकवादी थे। कुक्का पारी को कन्विंस करने में कामयाब हो गए। उन्होंने कुक्का पारी को ऐसा कन्विंस किया कि कुक्का पारी अब इंडिया के फेवर में हो गया और पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने लगा। ये अजीत डोभाल थे जिनके एफर्ट की वजह से 1996 में पहली बार चुनाव हुआ। कुक्का पारी भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया और वो जीत के एमएलए बना। अब बारी आती है 1999 में। IC-814 इंडियन एयरलाइन का एक प्लेन नेपाल के काठमांडू से चलता है दिल्ली आने के लिए, लेकिन बीच में उसे हाईजैक कर लेते हैं और उसे कंधार ले जाते हैं। कंधार ले जाने के बाद आतंकवादी इंडिया में लगभग 100 आतंकवादियों को छुड़ाने की मांग करते हैं। अजीत डोभाल को ऑपरेशन हेड बनाया जाता है। अजीत डोभाल कंधार पहुंचते हैं। अब अजीत डोभाल बहुत परेशान कि भाई इन्हें खाना कहां से मिल रहा है, इन्हें राशन कैसे मिल रहा है। अजीत डोभाल ने अब पावर सेंटर ढूंढना शुरू किया। अजीत डोभाल को कंफर्म हो गई कि ISI इन आतंकवादियों की मदद कर रहा है। अब अजीत डोभाल ने ISI को कंफ्यूज करना शुरू किया। अजीत डोभाल ने इजराइल के NSA, अमेरिका के NSA और बाकी देशों के NSA से बात करनी शुरू कर दी। ये बात ISI के एजेंटों को पता चलनी शुरू हो गई। ISI घबरा गई। जब ISI कंफ्यूज हो गई तो अजीत डोभाल ने अब आतंकवादियों को कहा कि हम 100 में से सिर्फ एक ही आतंकवादी को रिलीज करेंगे। उन आतंकवादियों ने अगेन रिपीट किया कि हमें 100 चाहिए, लेकिन अजीत डोभाल ने कहा हम एक देंगे। फिर उन आतंकवादियों ने ISI से बात की। ISI पहले ही घबराई थी और ISI ने कहा जो होता है कर लो, नहीं तो अजीत डोभाल बहुत बड़ा गेम करने वाला है। ISI के इस घबराहट के बाद आतंकवादी भी घबरा गए। अब पैसे क्या लेने, उन्होंने 3 आतंकवादियों को छुड़वाने की बात रखी। खैर अजीत डोभाल ने कहा कि मैं कमिटमेंट तो एक ही करता हूं, लेकिन कोशिश 3 की कर लूंगा। इस तरह से अजीत डोभाल ने कहा 100 आतंकवादियों को छोड़ना था, 3 आतंकवादियों को छोड़कर IC-814 के जो यात्री थे उन्हें बचा लिया। आप हैरान होंगे, अजीत डोभाल ने दाऊद इब्राहिम का काम बहुत पहले ही तमाम कर देना था। 2005 में अजीत डोभाल अब IB से रिटायर हो गए थे। इनके रिटायरमेंट के बाद एक खबर आती है कि दाऊद इब्राहिम की बेटी मारूफ की शादी पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे जुनैद से हो गई है और रिसेप्शन जो था दुबई के ग्रैंड हयात होटल में था। अजीत डोभाल को तो पता था कि दाऊद तो जरूर आएगा। अब अजीत डोभाल ने छोटा राजन को कांटेक्ट किया। छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम के बीच में 36 का आंकड़ा था। छोटा राजन ने अजीत डोभाल को अपने 2 शार्प शूटर दिए, विक्की मल्होत्रा और फारीद तानिशा। ये दोनों शार्प शूटरों की ट्रेनिंग दिल्ली में होनी शुरू हो गई। ये कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम के पेरोल पे मुंबई के कई पुलिस अफसर भी हैं, यानी कि वो सैलरी दाऊद इब्राहिम से लेते हैं। ये खबर दाऊद इब्राहिम तक पता चल गई। आप हैरान होंगे, इन दोनों शार्प शूटरों की ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई थी और अब फाइनल ब्रीफिंग अजीत डोभाल दिल्ली में कर रहे थे। तभी मुंबई से पुलिस आ गई। क्योंकि 2 शूटर नामजद थे, इनके खिलाफ केस था, मुंबई पुलिस इन्हें ले गई। क्योंकि अजीत डोभाल रिटायर हो गए थे, ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। आज हम दाऊद इब्राहिम कहते हैं। अगर उस समय अजीत डोभाल की बात मान ली गई होती तो आज जिंदा न रहता। 2005 में रिटायरमेंट के बाद अजीत डोभाल ने कई तरह के पब्लिक डिबेट्स न्यूज़पेपर से जुड़े। उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी पर अपनी बात रखनी शुरू कर दी। तभी 2009 में इन्होंने विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन की स्थापना की, उसके डायरेक्टर बने। ये जो विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन था, ये एक ग्लोबल थिंक टैंक था सिक्योरिटी के ऊपर। इन्होंने अन्ना हजारे मूवमेंट से भी जुड़े और 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, तब नरेंद्र मोदी ने इन्हें अपना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया और ये देश के 5वें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने। इनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनने के 2 महीने के अंदर अंदर ही एक बहुत बड़ा मामला हुआ। इराक के अंदर 46 इंडियन नर्सों को इस्लामिक स्टेट ने किडनैप कर लिया और ये नर्सें इंडिया की थीं, इसलिए इस्लामिक स्टेट इनका फायदा उठाना चाहता था। अजीत डोभाल अभी NSA बने, तुरंत ये बिना किसी रिकॉर्ड के इराक पहुंच जाते हैं और इस्लामिक स्टेट से डील करते हैं और बहुत सारे सिक्योरिटी एडवाइजरों से भी बात करते हैं और न जाने क्या कहते हैं इस्लामिक स्टेट वालों को कि वो 46 नर्सों को रिहा करने के लिए राजी हो जाते हैं और 46 नर्सों को लेकर ये केरला के कोच्चि में लैंड करते हैं। उसके बाद 2016 में उड़ी अटैक, उसके बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी और फिर पुलवामा अटैक 2019 में और
पुलवामा अटैक के बाद जो बालाकोट एयर स्ट्राइक था उसमें भी अजीत डोभाल का ही दिमाग माना जाता है। अजीत डोभाल का जो मानना था कि इंडिया अपने ताकत से कम अटैक करता है, इंडिया को अपनी ताकत के बराबर अटैक करना चाहिए ताकि दुश्मन पस्त हो जाए। जब लोगों ने यह डर दिखाया कि इंडिया पर न्यूक्लियर अटैक हो जाएगा तो अजीत डोभाल ने कहा कि अगर हम पर न्यूक्लियर अटैक होता है तो हम जब जवाबी कार्रवाई करेंगे तो दूसरा नेस्ते नाबूद होगा। कहते इंडिया में 140 करोड़ हैं, अगर कुछ लोग मर भी जाएंगे तो भी इतने बचेंगे कि इंडिया को आगे नंबर 1 बना सकते हैं। ऐसी सोच के हैं अजीत डोभाल। अजीत डोभाल का लेटेस्ट एक्शन ऑपरेशन ऑक्टोपस, आप हैरान होंगे, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इसके 270 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया गया या डिटेन किया और बिना किसी शिकन के, बिना किसी विरोध के ये सब अजीत डोभाल ने किया। ये एलिगेशन है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लोग एंटी इंडिया गतिविधियों में शामिल हैं, आतंकवादी गतियों में शामिल है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज में शामिल है। बाद में होम मिनिस्ट्री ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को 5 सालों के लिए बैन कर दिया और उससे जुड़े 8 संगठनों को भी बैन कर दिया। अजीत डोभाल ने इस पूरे ऑपरेशन को दिल्ली से हैंडल किया। आप हैरान होंगे, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को सडनली बैन नहीं किया बल्कि अजीत डोभाल ने बहुत पहले से इसकी प्लानिंग कर ली थी, क्योंकि अजीत डोभाल को खबर थी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ये इनलीगल एक्टिविटीजों के बारे में। अजीत डोभाल ने हाल में ही धर्म गुरुओं से मुलाकात की और उनके विचार जाने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बारे में और फाइनली अजीत डोभाल ने ऑपरेशन ऑक्टोपस कर दिया। ऐसे शख्सियत के मालिक हैं अजीत डोभाल। किसी ने कहा कि एक आदमी जिम्मेवार नहीं होता किसी कामयाबी के लिए, लेकिन एक आदमी क्रूशियल जरूर होता है किसी ऑपरेशन के कामयाब होने के लिए। अजीत डोभाल के इन सराहनीय कामों की वजह से 2014 में नरेंद्र मोदी ने इन्हें अपना NSA बनाया। उसके बाद दोबारा इन्हें एक्सटेंशन दी गई और सेकंड टाइम नरेंद्र मोदी ने इन्हें कैबिनेट रैंक दिया। इन्होंने भी नरेंद्र मोदी को निराश नहीं किया। 2017 की बात थी, नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के व्हाइट हाउस में एक ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस मीटिंग कर रहे थे। तभी एक तेज हवा आई और नरेंद्र मोदी के कुछ कागज उड़ गए। आप हैरान होंगे, लोगों के बीच बैठे अजीत डोभाल बिजली की तेज गति से उठे और कागज इकट्ठा किया और नरेंद्र मोदी के डायस पर रख दिया। नरेंद्र मोदी के पानी के गिलास का ढक्कन भी उड़ गया था, उसे भी उन्होंने सेट किया। ऐसी तेज रफ्तार जो चीते को भी फेल कर दे, और इस तरह से उन्होंने नरेंद्र मोदी को एम्बैरेस होने से बचाया। फ्रेंड्स, अजीत डोभाल की जो कहानी है आप सुनते रहेंगे, मैं सुनाते रहूंगा और ये खत्म नहीं होगी, लेकिन ये सच्ची एक सुपर स्पाई की कहानी है। अजीत डोभाल ने जो इस देश के लिए किया, इस देश का जो मान बढ़ाया, ये सराहनीय है। सराहनीय नहीं है, उत्तम है। इसलिए कई लोग उनके जीवित रहते ही भारत रत्न देने की सजेशन दे रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरकार से, और मैं भी इस बात को सपोर्ट करता हूं कि अजीत डोभाल को भारत रत्न मिलना चाहिए। फ्रेंड्स, ये अजीत डोभाल की कहानी कैसी लगी? आप क्या चाहते हैं, क्या उन्हें भारत रत्न मिले? इस बात पर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। अजीत डोभाल की आपको कौन सी कहानी पसंद आए, ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिख दें। फ्रेंड्स, आप नेक्स्ट कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं वो भी लिख दें। फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी कहानी आप कमेंट करें, लाइक करें और प्लीज हमें सपोर्ट करें। नेक्स्ट किसी कहानी के साथ या एनालिसिस के साथ मिलते हैं। टिल देन, थैंक यू।